विनम्रता, निष्ठा, संकल्प और साहस, ये वो 4 सिद्धांत थे जिन पर क्लेयर की परवरिश हुई थी। ये गुण ही उसे एक कुशल तलवारबाज बना। वो इन पर भरोसा करती थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो कितनी भोली थी। जबकि वो इस बात को समझ नहीं पाती कि बैरियर कैसे टूटा। क्लेयर को एहसास होता है कि ये उनका हमला करने का आखिरी मौका है, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था और वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। प्रोफेसर्स यहाँ आ चुके हैं और फाइट को खुद हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन सीएलए को पता है कि वे ड्रेव की पावर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी मौत को कबूल कर लिया है। सीएलए की कमिटी ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है, सोच रही है कि उन्हें प्रोफेसर्स को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन सीएलए खुद अपनी सैनिटी खो रही है। सोच रही है कि ये इतना भारी फैसला उसे ही क्यों लेना पड़ रहा है। सभी उसकी कमांड मानने को तैयार हैं, लेकिन अंदर से सीएलए चाहती है कि प्रोफेसर्स ही लड़ें। वो नहीं चाहती कि उनकी जिंदगियां बेकार जाएं। वो देखती है कि ड्राइव इलाइजा की बॉडी को उठा रहा है, वहीं थियोडोर जलकर राख हो चुका है और डोरिया को वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो एरन को मिला था। प्रोफेसर ग्लोरी पीछे मुड़कर सीएलए की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, जिससे सीएलए को अपनी वैल्यूज याद आ जाती हैं। वही वैल्यूज चैनल करते हुए सीएलए अपने डर को पीछे छोड़ देती और जायरस सिटी के लिए लड़ने का ऑर्डर देती। दूसरी तरफ ड्रेव लूकस के पास जाता है और बताता है कि प्लान में बदलाव की वजह से उसे वापस जाना पड़ रहा है। जाने से पहले वो एक्सपेक्ट करता है कि लूकस प्रोफेसर्स को खत्म करके और टेसा की बॉडी को ठिकाने लगाकर उसका पीछा करेगा। लूकस ड्रेव को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जानना है कि इलाइजा में ऐसा क्या खास है, लेकिन अचानक ही लूकस के शरीर पर एक जबरदस्त प्रेशर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ड्रेव किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। वो बस पोर्टल में कदम रखता है, अपनी सर्वेंट से कुछ महान उम्मीदें रखते हुए। प्रोफेसर्स पूरी कोशिश करते हैं कि ड्रेव को भागने से रोक सकें, लेकिन लूकस उनके अटैक को इंटरप्ट कर देता है और अपनी स्कॉर्चिंग फ्लेम्स उन पर छोड़ देता है। एक प्रोफेसर अपना बहुत बड़ा फ्रेंड समन करता है जो लूकस के सभी समन्स को खा जाता है। वहीं प्रोफेसर ग्लोरी लूकास के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट में उलझ जाती है अपनी ट्विन ब्लेड्स के साथ, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि एक मॉन्स्टर उसे ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करेगा। सौभाग्य से ग्लोरी मॉन्स्टर को मार देती है और लूकस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। कल्टिस्ट्स लूकस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ग्लोरी के लिए सिचुएशन मुश्किल हो रही है। तभी डिसिप्लिनरी कमेटी आकर उसे सपोर्ट करती है। ग्लोरी उन पर चिल्लाती है कि वो इतने खतरनाक बैटलफील्ड में क्या कर रहे हैं, लेकिन सीएलए मॉन्स्टर को कुचलते हुए कहती है कि ये सभी की लड़ाई है और हम वही कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया है। ग्लोरी अपने गोल पर फोकस करती है और उसी वक्त सीएलए की नजर काई पर पड़ती है, जो बिना किसी परवाह के बैटलफील्ड से चला जा रहा है। रेडहेड गुस्से में फट पड़ती है और उसे टारगेट करती है। वो बैटलफील्ड के बीच से दौड़कर काई पर हमला कर देती है, लेकिन काई की मेटल स्ट्रिंग्स उसे हर दिशा से ट्रैप कर लेती। सीएलए उससे बिट्रेयल की वजह पूछने की कोशिश करती है, लेकिन काई को सिर्फ अपनी एस्केप की फिक्र है। सीएलए समझ नहीं पा रही कि उसके दोस्त उसे बचाने क्यों आ रहे हैं, जबकि उन्हें काई को टारगेट करना चाहिए। और तभी एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। सीएलए का शरीर एक स्पाइक से आर पार हो जाता है और उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। सब कुछ हीरोज के खिलाफ जाता दिख रहा था, लेकिन तभी एक आइकॉनिक ड्रैगन्स रोर पूरे बैटलफील्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लूकस शॉक्ड रह जाता है, जबकि सीएलए और बाकी सभी को राहत मिलती। इस फाइट में उतर चुका है ब्लड लस्टेड आर्थर और उसकी ड्रैगन अपनी ट्रू फॉर्म में। लोग उस हॉन्ट क्रीचर को देखते हैं जिसकी आंखों में एक खतरनाक फियर्सनेस जल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था वो बच्चा जो ड्रैगन के नीचे खड़ा था, एक चलता फिरता टेरर। उसके हर कदम में अनमैच्ड कॉन्फिडेंस झलक रहा था और उसका गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। सीएलए इस बात पर अफसोस करती है कि वो लूकस के चेहरे पर हार का एक्सप्रेशन नहीं देख पाई। फाइट खत्म होते होते सभी टीचर्स घायल हो चुके थे और लूकस अपनी मोनोलॉग में घुस चुका था। उसके पास इन्फिनिट माना पूल था और उसका शरीर किसी भी दूसरे इंसान से अलग था। ड्रेव की दवा ने उसे मॉर्टल्स की सीमा पार करा दी थी, जिससे वो बाकी एलीट्स को कीड़ों जैसा महसूस करवा सकता था। लेकिन तभी उसे एक अजीब डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वो सोचता है कि शायद आर्थर का पेट उसे इस फाइट में जीत दिला सकता है। वो फाइट जहां प्रोफेसर्स तक उसे हराने में नाकाम रहे थे। आर्थर उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है। 1 सेकंड में वो सिर्फ टेसा की बॉडी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। कल्टिस्ट्स इतने शॉक्ड होते हैं कि एक असली ड्रैगन के सामने हिल भी नहीं पाते। लूकस समझ ही नहीं पाता कि उसे इस तरह अनदेखा कैसे कर दिया गया। आर्थर टेसा की हालत चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे अनकॉन्शियस रखने के लिए ड्रग दिया गया है, लेकिन आर्थर को राहत मिलती है कि वो सुरक्षित है। लूकस उसे उकसाने के लिए चिल्लाता है कि टेसिया रो रही थी और आर्थर से मदद मांग रही थी। उनके लीडर ने लूकस को उस पर हाथ तक नहीं रखने दिया था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका इरादा था कि आर्थर और टेसिया दोनों को मारने के बाद आर्थर को टॉर्चर करेगा। उसके गंदे शब्दों को सुनकर सिल्वी गुस्से में दहाड़ती है, लेकिन आर्थर उसे अब भी इग्नोर करता है। अब लूकस खेलने के मूड में नहीं था। उसने अपनी फ्लेम्स छोड़ दी और ऐसी बातें बोल दी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। और तभी लूकास को अचानक से एक अलग ही वेट महसूस होता है, एक ऐसा वेट जो पहले कभी नहीं हुआ। मैड डीमन की तरह कोई चीज उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है।
लूकस समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसका शरीर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है और ये प्रेजेंस इतनी इंटिमिडेटिंग क्यों है, यहाँ तक कि मोस्ट स्टीम्ड एकेडमी के प्रोफेसर से भी ज्यादा। आर्थर के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है। वो लूकस को कहता है कि बहुत पहले उसने लूकस को एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझा था, एक ऐसा कीड़ा जो उसकी नज़र में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर कभी वो कीड़ा उस पर हमला करने की हिम्मत करता तो आर्थर हमेशा उसे कुचलने के लिए तैयार था। ये सुनते ही लूकस का डर से खून सूख जाता है, क्योंकि उसे अपने शरीर के चारों ओर कई शेडोई आर्म्स दिखती हैं जो उसे जकड़ लेती हैं। लूकस इस हकीकत को मानने से इनकार कर देता है। मेरी ताकत आर्थर से ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर मैं इससे डर क्यों रहा हूँ? उसके दिमाग में ये सवाल गूंजने लगता है। वो समझ ही नहीं पाता कि आर्थर के अंदर इतनी भयानक ब्लड लस्ट कहाँ से आई। कितने लोगों की जान ली होगी उसने, जो उसकी प्रेजेंस ही मौत के बराबर लग रही है। आखिरी दांव चलते हुए लूकस हेल्स रेन कास्ट करता है, उसके आर्सेनल की सबसे खतरनाक मैजिक। ये सीधा आर्थर की ओर उड़ती है, यहाँ तक कि सिल्विया भी चिंतित हो जाती। लेकिन आर्थर अब इस खेल से पूरी तरह ऊब चुका है। वो तुरंत अपनी बीस्ट विल एक्टिवेट करता है और उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। सिर्फ एक हाथ से वो इस घातक हमले को रोक देता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आर्थर लूकस की ओर बढ़ता है और उसके रास्ते में बर्फ की परतें जमने लगती हैं। ये पहली बार है जब लूकास ने आर्थर को आइस मैजिक का इस्तेमाल करते देखा है, जबकि वो पहले ही फायर मैजिक यूज कर रहा था। पर लूकस हार मानने वालों में से नहीं है। वो उम्मीद करता है कि कम से कम कुछ नुकसान तो आर्थर को पहुंचा सके, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से एक स्पीयर फेंकता है। आर्थर बस हल्के से झुकता है और उसे अपनी बाईं हथेली से पकड़ लेता है। दाहिने हाथ से वो एक गहरे नीले बिजली के बुलेट को तैयार करता है और लूकास पर दाग देता है। अगले ही पल लूकास की एक बाजू कटकर अलग हो जाती है। वो जमीन पर गिरता है, पूरी तरह बेबस और तड़पता हुआ। आर्थर उसके करीब आता है। आग और बर्फ की चमक उसके चारों ओर नाच रही होती है। लूकास दर्द और सदमे में रोने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि आर्थर लाइटनिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। आर्थर बस उसकी बची खुची बाजू पकड़ता है और उसे बर्फ में जकड़ देता है, फिर एक भयानक नजर डालता है। अगले ही पल आर्थर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी दूसरी बाजू भी तोड़ देता है। लूकस का अधमरा शरीर गिरकर तड़पने लगता है। वो ठीक से एक वाक्य तक नहीं बोल पाता, बस रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लूकस आर्थर से भीख मांगता है, उसे याद दिलाता है कि वो वीस फैमिली से आता है, लेकिन इस समय इसकी कोई अहमियत नहीं है। आर्थर उसका पैर पकड़ता है और डाउनफोर्स ग्रेविटी मैजिक एक्टिवेट करता है। लूकस का पैर टूटकर खून के तालाब में बदल जाता है। वो चीखता है, दर्द से तड़पता है। आर्थर अब उससे पूछता है कि क्या ड्रेव वो इंसान है जो एकेडमी की तबाही के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लूकस घमंड में हंसता है, ये मानते हुए कि ड्रेव ने ही इलाइजा को किडनैप किया था। आर्थर अब आखिरी वार करता है, उसका दूसरा पैर भी कुचल दिया जाता है। अब लूकस सिर्फ एक अधमरा टुकड़ा बनकर पड़ा है। आर्थर को अब समझ आ गया कि दुनिया बदल रही है और वो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आर्थर ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये नीच कीड़ा इस दुनिया में जिंदा ना बचे। वो लूकस के क्रोच पर अपना पैर रखता है। लूकस दिल दहला देने वाली चीखें मारता है, भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन आर्थर नफरत से देखता है और डाउनफोर्स ग्रेविटी मैजिक को अंतिम बार एक्टिवेट करता है। लूकस इतनी दर्दनाक मौत मरता है जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वो मर गया और वो एक सम्मानजनक मौत भी नहीं मरा। जो लोग इस नरसंहार को देख रहे थे वे डर से जड़ हो गए। कुछ लोग हैरान थे, लेकिन अंत में आर्थर को फिर से अपनी अकेलेपन की याद आ गई। उसने अब भी बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर दी थी और अब उसका शरीर इसका असर महसूस करने लगा। लेकिन अब असली मुसीबत आने वाली थी। लूकस की लाश के पास खड़ा उसका भाई बैरन अब खून के आंसू बहा रहा था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लांस थे। बैरन इतने गुस्से में था कि उसने एक जबरदस्त हमला किया जिसने आर्थर को दूर फेंक दिया। यहाँ तक कि सिल्वी भी मुश्किल से उस अटैक से बच पाती है। आर्थर सीधा दीवार से टकराता है, उसकी हड्डियां चरमरा उठती हैं। सिल्वी गुस्से में उनकी ओर उड़ती है, लेकिन लांस फेट की भयानक ताकत उसे जकड़ लेती है। एचरेड अपने लावा गोलेम्स भेजता है ताकि स्टूडेंट्स की मदद कर सके और इस खतरनाक स्थिति को संभाल सके। आर्थर गंभीर रूप से घायल है, लेकिन वो सेकंड फेज में फिर से दाखिल होने की कोशिश करता है। लेकिन बैरन अपना आपा पूरी तरह खो चुका है। उसे ये हजम नहीं हो रहा कि आर्थर ने उसके छोटे भाई के साथ ये किया। बैरन के हमले को अल्फ्रेड रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आर्थर दुश्मन नहीं है, बल्कि वही उन्हें बचाने आया है। पर बैरन अब तर्क वितर्क के मूड में नहीं था। वो आर्थर को अपने भाई की मौत की सजा देने पर अड्डा हुआ था और अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था। आर्थर अपनी किस्मत का इंतजार करता है, क्योंकि बैरन का अंतिम हमला अब उस पर गिरने वाला था। कर्टिस और कैथलीन इस सब को रोकने में असमर्थ थे, जब तक लांसवी अपनी आइस मैजिक से दखल नहीं देती और बैरन को घुटनों पर ला देती। वो साफ कर देती है कि ये उसका और काउंसिल का फैसला होगा कि लड़के और उसके ड्रैगन का क्या होगा। बैरन खुद को संभालता है और ऑर्डर्स को फॉलो करता है। आखिरकार हालात कंट्रोल में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को बचा लिया जाता है और एकेडमी क्लियर हो जाती है। लेकिन इस हादसे में कई लोग मारे गए।
आर्थर को हीलर्स द्वारा ठीक किया जा रहा था। तभी वी आकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। हालांकि वो ज्यादातर अपनी माना खो चुका है। वी उसे हथकड़ी पकड़ाती है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए वो एक आर्टिफैक्ट निकालकर आर्थर के चेस्ट के पास लगा देती है। आर्थर उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहता है, लेकिन उम्मीद करता है कि वो भी उसके बॉन्ड के लिए कुछ करेंगे। वी ये देखकर चौंक जाती है कि लड़के के पास एक पूरा ड्रैगन है। वो स्पेल रिलीज कर देती है, जबकि आर्थर सिल्वी को वापस उसके फॉक्स स्टेट में लौटने का आदेश देता है। सिल्विया इस बेइज्जती से गुस्से में थी, लेकिन आर्थर समझ चुका था कि अभी लांसिस से टकराना बेकार है। सिल्विया मान जाती है और वापस फॉक्स स्टेट में लौट आती है। वो आर्थर के पास भागकर जाती है और चिंता करती है कि उनके साथ क्या होगा। आर्थर को भी नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्थर और सिल्वी दोनों को चेन्स में बांध दिया जाता है और लैंसेस के लीड में ले जाया जाता है। उन्हें मेज गिल्ड कैंप ले जाया जा रहा है, जहां वे अगले ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे। वहां कई लोग डब्ल्यू फैमिली के एक नोबल की मौत के बारे में गॉसिप कर रहे थे। उन्हें असली सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन आर्थर की ब्रूटल किलिंग मेथड्स को सवालों में घसीटा जा रहा था। उसे उसकी क्लास के लिए भी जज किया जा रहा था। आर्थर का परिवार भी टेंशन में वहां पहुंचता है। वो वी से पूछता है कि क्या उसे अपने परिवार से कुछ देर मिलने दिया जा सकता है। वी इसकी इजाजत दे देती है, लेकिन यह फैसला बैरन को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। बैरन ने कई गवाहियां सुनी कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन उसकी भावनाएं अब भी उस पर हावी हैं। आर्थर अपने परिवार की तरफ देखता है, जो एक बैरियर से अलग थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो ठीक रहेगा। वो सिर्फ चाहता है कि जब तक वो दूर हो तब तक परिवार बाकी चीजों का ध्यान रखे। आर्थर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो ओके रहेगा। तभी वी की रिंग से एक पीली रोशनी निकलती है, जिसका मतलब था कि काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है। लांस उसे उनके साथ आगे बढ़ने की रिकमेंडेशन देती है और आर्थर को अब बिना किसी सवाल के ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। वी एक स्क्रोल निकालकर काउंसिल का फैसला पढ़ती है। फैसला आर्थर के खिलाफ जाता है। आर्थर की माना कोर को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उसका मैच का खिताब छीन लिया जाएगा। इसके अलावा उसे पूरी तरह कैद किया जाएगा और ये फैसला तुरंत प्रभाव में आएगा। आर्थर एकेडमी के सेंटर में खड़ा था, जहां उसका परिवार इस अन्यायपूर्ण फैसले पर रो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स आर्थर के पक्ष में थे, जबकि कुछ उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। कैथलीन अकेले ही अपनी आवाज उठाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान ने सबकी जान बचाई, उसे ही सजा क्यों मिल रही है। आखिरकार अगर आर्थर वहां नहीं होता तो लांसिस भी किसी को नहीं बचा पाते। वो अपने माता पिता से इस फैसले को पलटने की मांग करना चाहती थी, लेकिन तभी चौंकाने वाला सच सामने आता है। ह्यूमन और ड्वार्वन फैमिलीज ने इस फैसले के पक्ष में वोट किया था। सिर्फ एल्वन किंग और क्वीन ने इसका विरोध किया था। कैथलीन अपने परिवार के इस धोखे को स्वीकार नहीं कर पाती। आर्थर समझ जाता है कि अब लांसिस को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा है। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था मानो उसने खुद ये हमला करवाया हो। आर्थर वी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की इजाजत मांगता है। वी उसे इसकी अनुमति दे देती है। आर्थर अपने परिवार के पास जाता है, जो चिंतित खड़े थे। हमेशा की तरह वो मुस्कुराता है, अपनी फियर और इमोशंस को छुपाते हुए। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग को साफ कर देगा। उसकी माँ पूरी तरह से रो रही थी, क्योंकि असलियत में आर्थर खुद भी नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा। एली भी रो रही थी और आर्थर को अब अफसोस हो रहा था कि वो उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो वापस आएगा और इसे एक प्रॉमिस कहकर चला जाता है। उसका पिता रेनॉल्ड्स आखिरी में उससे बात करता है। वो उसे याद दिलाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका परिवार हमेशा आर्थर के साथ खड़ा रहेगा। इस आदमी के लिए इज्जत शब्द भी कम है। वो आर्थर को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसकी परवाह करेंगे। इस तरह के शब्द आर्थर को भी एक पल के लिए कमजोर बना देते हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है। तीनों लांसेस आपस में बात कर रहे होते हैं। बैरन सबसे पहले वहां से निकलता है, लेकिन जाने से पहले आर्थर को मर्डरस क्लियर देता है। वो अपने भाई की बॉडी को उठाकर चला जाता है। एल्फ्रेड उड़ने के लिए एक लावा गोलेम बनाता है और आर्थर को भरोसा दिलाता है कि उसे जलने का कोई खतरा नहीं होगा। वी फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां से ले जाती है और सिल्वी भी एक वाटर स्पेल के अंदर कैद कर दी जाती। आर्थर एकेडमी की तरफ एक आखिरी बार देखता है और फिर सीन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ बैरन की रोरिंग थंडर सीधे डब्ल्यू फैमिली मैनर में उतरती है। वो अपने भाई की लाइफलेस बॉडी को उठाए हुए था और रास्ते में पड़े बटलर्स को इग्नोर करता हुआ दरवाजा लात मारकर खोल देता है। अंदर की मेड्स भी अचानक से चौंक जाती हैं। बैरन तुरंत अपने पिता से मिलने की मांग करता है, जिससे माहौल और गंभीर हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसका पिता गुस्से से आग बबूला हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लूकस की मौत हो चुकी है।
उसने परिवार के लिए जो रिप्रेजेंटेशन बनाई थी वो भी खत्म हो गई थी। उसने लूकास पर बहुत निवेश किया था, लेकिन सब बेकार चला गया। अब उसकी नफरत बैरन की तरफ भी मुड़ जाती है, क्योंकि वो उसे वापस लाने में तो कामयाब रहा, लेकिन रिवेंज भी नहीं ले पाया। बैरन अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है इससे पहले कि वो उसे मारने की कोशिश करे। बैरन अपने पिता को ये समझाना चाहता है कि चाहे जो भी हो, वो अब भी एक लांस है, लेकिन उसका पिता उसे याद दिलाता है कि उसे ये पोजीशन सिर्फ अपने फैमिली लिंक की वजह से मिली थी। वो बैरन से पूरी डिटेल्स मांगता है कि आखिर हुआ क्या था। बैरन बताता है कि लूकास ने खुद ही एक हमले की अगुवाई की थी, जिसमें ड्रेव नाम के एक आदमी के साथ मिलकर एकेडमी पर हमला किया था। दूसरी तरफ जिस लड़के ने लूकास को मारा, उसने पहले उसे ब्रूटली टॉर्चर किया और फिर जान ले ली। ये सुनकर पेट्रियार्क को लगता है कि वो इस हालात को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। वो अपनी रिलायबल सेक्रेटरी एडेलाइन को बुलाता है और चाहता है कि काउंसिल को एक मैसेज भेजा जाए। इसमें वो ये दर्शाना चाहता है कि उसका पुअर सन लूकास सिर्फ एक मैनिपुलेटेड विक्टिम था, जिसे ब्रेन वॉश किया गया था और फिर उसे एक कॉमनर ने निर्दयता से मार डाला। वो काउंसिल से मांग करता है कि उसके बेटे के किलर को मौत की सजा दी जाए, जिसने डब्ल्यू फैमिली का नाम बदनाम किया। इस बीच लूकास के लिए एक फ्यूनरल तैयार किया जाएगा ताकि काउंसिल को फैसला लेने का समय मिल सके। बैरन इस बयान का पूरा समर्थन करता है। सेक्रेटरी मैसेज सबमिट करने चली जाती है, जबकि पेट्रियार्क अपने बाकी कामों में लग जाता है, लेकिन फ्यूनरल के लिए वो खुद कुछ नहीं करता, बल्कि पूरी जिम्मेदारी एडेलाइन को सौंप देता है। सच कहें तो उसे लुकास की मौत की कोई परवाह नहीं थी। अब सीन वापस आर्थर की तरफ शिफ्ट होता है। वो पूछता है कि उन्हें आखिर कहां तक जाना होगा। वो ये भी कहता है कि हैंडकफ्स की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हवा में उड़ते हुए 2 लांसेस से लड़ नहीं सकता। लेकिन लांसेस को उसकी फिक्र नहीं थी, बल्कि माना बीस्ट्स की थी, जो रास्ते में हमला कर सकते थे और मुसीबत खड़ी कर सकते थे। आर्थर को यह सुनकर निराशा होती है कि लांसेस इतनी मामूली चीजें भी हैंडल नहीं कर सकते। इस पर उन्हें बताया जाता है कि भले ही लांसेस बेहद ताकतवर हों, लेकिन वो भी ह्यूमंस ही हैं। बीस्ट ग्लेड्स में कई रहस्य छुपे हुए हैं और कुछ भी अचानक हमला कर सकता है। एल्फ्रेड को एहसास होता है कि वो एक किड से बात कर रहा है, लेकिन आर्थर उसे याद दिलाता है कि वो अब एक प्रिजनर भी है। आर्थर हमेशा की तरह शांत था और बस बातें करना चाहता था, लेकिन उसे वेराई और बैरन के साथ रहना पड़ रहा था, जो बात करने में ठंडे थे। एल्फ्रेड इस बात को लेकर उत्सुक था कि एक किड इतनी छोटी उम्र में इतना ताकतवर मेज कैसे बन सकता है। आर्थर को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसने लांसेस के सामने तो कभी लड़ाई भी नहीं की थी, लेकिन एल्फ्रेड को बैरन और दूसरे स्टूडेंट्स से बहुत कुछ पता चला था। आर्थर इस बात से क्यूरियस हो जाता है कि दूसरों ने उसके बारे में क्या क्या कहा होगा। वैसे भी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे प्रिजन तो भेजा ही जा रहा था। आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वी उनके लिए रास्ता खोलती। उनकी डेस्टिनेशन थी काउंसिल का आधिकारिक फ्लोटिंग कासल। कासल पहुंचने के बाद अल्फ्रेड अपने गोलेम्स को वापस बुला लेता है और बताता है कि ड्वार्फ्स जहां भी जाते हैं थोड़ी देर अपने साथ रखते हैं, लेकिन वो यहाँ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कासल वॉल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वेराई उन्हें बताती है कि कासल के एंट्रेंस पर मैजिक यूसेज की इजाजत नहीं है, इसलिए उन्हें मैन्युअली स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं जब तक कि वो एक बीमिंग हॉल में नहीं पहुंच जाते, जिसकी चमक आर्थर की आंखें चौंधिया देती हैं। कासल अंदर से आर्थर को अपने प्रीवियस लाइफ वाले महल की याद दिलाता है। वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन उतना ही लोनली और एम्प्टी भी। फिर गेट्स ओपन होते हैं और आर्थर को काउंसिल मेंबर्स के सामने लाया जाता है, जहां हर परिवार के रॉयल मेंबर्स पहले से मौजूद थे। वी कंफर्म करती है कि उसने आर्थर लेविन को काउंसिल के सामने पेश कर दिया है। आर्थर उनकी इज्जत में बाउ करता है, लेकिन ड्वार्वन किंग को ये अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि आर्थर डिसरिस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि उसने घुटने नहीं टेके। आर्थर किसी तरह का सीन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो माफी मांग देता है। जैसे ही आर्थर को अनएजुकेटेड कहा जाने वाला था, ग्लेडर फैमिली उसके साथ थोड़ा नरम रवैया अपनाती है और वी से कहती है कि वो आर्थर की हैंडकफ्स खोल दे ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। वी वैसा ही करती है। एल्वन किंग और क्वीन आर्थर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने उनकी बेटी की जान बचाई, लेकिन दूसरी तरफ ग्राई संडर्स बेहद गुस्से में थे। बतौर कॉन्टिनेंट के लीडर्स वो आर्थर के क्राइम्स को एक्सक्लूसिवली हाईलाइट करना चाहते थे, खासकर लूकस को म्यूटिलेट करने और उसे खत्म करने के लिए। लूकस की मौत कितनी ब्रूटल थी, इसकी और भी डिटेल्स सामने रखी जाती हैं। डॉसेड इस पूरी स्थिति को और ज्यादा आगे बढ़ा रहा था, यहाँ तक कि एल्वन किंग और क्वीन भी उसकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन वो अब भी आर्थर को याद दिलाना चाहते थे कि उसने ज़ेरो एकेडमी को बचाने की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि डॉस्ट इसे सिर्फ एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज मानता है और कहता है कि यह लूकस के साथ किए गए ट्रीटमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। उसे लगता है कि आर्थर ने सब कुछ पहले से प्लान किया था ताकि वो अपने राइवल के खिलाफ जीत सके। एल्वन किंग इस बात पर जोर देता है कि आर्थर ने अकेले ही एकेडमी और हर रेस के बच्चों को बचाया था, लेकिन ड्वार्वन क्वीन का मानना था कि आर्थर को एक परमानेंट स्टॉपेज मिलना चाहिए ताकि वो मेज न बन सके। उन्हें लगता है कि आर्थर और उसका बॉन्ड भविष्य में रेसेस के लिए खतरा बन सकते। एल्वन क्वीन इस प्रतिक्रिया को अनावश्यक रूप से जजमेंटल मानती है। वो प्रिसिला की राय पूछती है। प्रिसिला और उनके पति मानते हैं कि आर्थर ही वो इंसान था जिसने उनके बच्चों की जान बचाई, लेकिन एक किंग और इस महाद्वीप के नेता होने के नाते
वे ड्वार्फ किंग के नजरिए को भी अनदेखा नहीं कर सकते, जो इस पूरे मामले को एक निष्पक्ष तरीके से देख रहे हैं। लेकिन यह सुनकर एल्वन किंग भड़क जाते हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं कि आर्थर को इस हद तक कमजोर बना दिया जाए और फिर उसके ड्रैगन को भी मार दिया जाए। ड्वार्फ गुस्से में गरजता है, लेकिन एल्वन किंग पलटवार करते हुए कहते हैं कि वे बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ड्वार्फ किंग और भड़ककर कुछ ऐसा बोल देता है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वो एल्वन परिवार की कमजोरी पर तंज कसता है और कहता है कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत लांसेस को खो दिया। आर्थर कुछ कहना चाहता है, लेकिन डोस्ट उसे चुप करा देता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। एक तरफ पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा गुस्सा है और आर्थर ये साफ देख सकता है। वो अपनी आवाज़ उठाता है और कहता है कि अगर उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उसका यहाँ रहना बेकार है। वो चाहता है कि उसे भी अपनी सफाई देने का मौका मिले और बताने दिया जाए कि असल में उस दिन क्या हुआ। लेकिन जिद्दी ड्वार्वन क्वीन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और अल्फ्रेड को आदेश देती है कि आर्थर को तुरंत कैद कर लिया जाए। सिल्विया के लिए भी यही हुक्म दिया जाता है। एल्वन किंग इस पर गुस्से में अपनी आवाज उठाते हैं, आर्थर का बचाव करते हैं और अपनी अकेली लांस को भी इस मामले में लाने की कोशिश करते हैं। डोस्ट को लगता है कि एल्वन किंग के पास अब सिर्फ एक ही लांस बची है और वो अहंकार में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हल्का सा तनाव बना रहता है, लेकिन एल्वन किंग अपनी लांस को रुकने का आदेश देते हैं। एल्फ्रेड अपने गोलेम्स की मदद से आर्थर और सिल्विया को बाहर ले जाता है। आर्थर को अब अच्छे से समझ आ गया कि ड्वार्फ किंग और क्वीन पूरी तरह उसके खिलाफ हैं, जबकि ग्लेडर्स इस पूरे मामले में न्यूट्रल हैं। उसे उसकी सेल में डाल दिया जाता है। आर्थर इस बात से राहत महसूस करता है कि सिल्विया इतनी थकी हुई थी कि उसे इस केओटिक मेस की ज्यादा चिंता नहीं हो। लेकिन अब आर्थर के पास सोचने का समय था। उसे ये भी लगने लगा था कि शायद अब ओल्डविन और मैरियल ही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकते हैं। एल्फ्रेड, जो अपने काइंड हार्टेड स्वभाव के लिए जाना जाता था, आर्थर से कहता है कि वो उसे अक्सर मिलने आएगा। आर्थर थोड़ी शांति और सुकून महसूस करने ही वाला था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज डायरेक्टर गुडस्काई की थी। आर्थर देखता है कि गुडस्काई भी एक बड़ी सेल में कैद थी और वो बताती है पिछले कुछ दिनों से यही थी। उसे अब तक अटैक की खबर नहीं दी गई थी, इसलिए आर्थर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये सब हुआ। लेकिन आर्थर अब भी नहीं समझ पा रहा था कि काउंसिल ने उसे कैद क्यों कर रखा था। गुडस्काई बात से खुश थी कि आर्थर ने उसे सारी जानकारी दी, लेकिन उसे ये जानकर सैड हुई कि आर्थर को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वो लूकस के बारे में और डिटेल्स जानना चाहती थी। आर्थर उसे बताता है कि लूकस भी उसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। लूकस ने अपनी सैनिटी को पूरी तरह नहीं खोया था, कम से कम थोड़ी बची हुई थी। इसका मतलब था कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा था। इसके अलावा आर्थर को अब तक उस व्यक्ति का चेहरा देखने का मौका नहीं मिला था जिसने इस अटैक की कमांड दी थी। गुड्स का इस व्यक्ति के बारे में और जानना चाहती थी ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसकी थ्योरी सही थी या नहीं। उसे पता था कि ये अटैक कभी न कभी होगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। आर्थर उसकी बातों से इंट्रिग्ड हो जाता है और जानना चाहता है कि आखिर उनके दुश्मन कौन थे। लेकिन थोड़ी देर की खामोशी के बाद आर्थर को सच का थोड़ा अंदाजा लगने लगता है। गुड्स का कहती है कि अब वो डायरेक्टर भी नहीं रही। काउंसिल ने उसे बलि का बकरा बना दिया है और यही वजह थी कि वो यहाँ कैद थी। काउंसिल अब पूरी घटना का पूरा दोष उसी के सिर मढ़ने वाली थी। दुर्भाग्य से गुड्स का सच भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जितनी बार वो कोशिश करती है उतनी ही बार वो कर्स उसे और ज्यादा प्रभावित करता है। आर्थर को उसका ये एक्सक्यूज बिल्कुल पसंद नहीं आता और गुस्से में वो सेल डोर जोर से स्लैम कर देता है। फिर बैठने से पहले वो उसे थैंक्स कहता है, जबकि गुड्स का माफी मांगती है। उसके बाद काउंसिल मीटिंग में ड्वार्फ किंग से में ह्यूमन किंग ब्लेन पर भड़क उठता है, क्योंकि ब्लेन ने उनकी अग्रीमेंट की सीमा को पार कर लिया था। लेकिन ब्लेन उसे याद दिलाता है कि वो अग्रीमेंट का पालन ही कर रहा है और वोट उनके फेवर में ही आएगा। इसके बावजूद वो आर्थर पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि उसी ने एकेडमी को बचाया था। ड्वार्फ किंग आर्ग्यू करता है कि अगर ह्यूमंस और ड्वार्फ्स एक दूसरे के साथ नहीं आए तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। वो गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है कि इस कॉन्टिनेंट को बचाने का बस एक ही तरीका है, आर्थर और सिल्वी को त्याग देना। ब्लेन हालातों की गंभीरता को समझता था और दोस्त को याद दिलाता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन डोसेड को लगता है कि ये जस्टिफाइड है, क्योंकि कॉन्टिनेंट वैसे भी डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा है। ब्लेन को डोसेड की ये बात बस एक बहाना लगती है, क्योंकि असल में तो वो लोगों को त्याग कर खुद को बचाना चाहता था। दूसरी ओर डोसेड इस मिस्टीरियस एनिमी के साथ डील करने के लिए तैयार था, क्योंकि इससे उसे नए लाभ मिल सकते थे। ब्लेन और डोसेड दोनों को नहीं पता था कि उनके राज्यों का भविष्य क्या होगा। डोसेड एल्व्स को दोष देता है कि वो हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, जबकि उन्हें एक सच्चे लीडर की तरह सोचना चाहिए। वो ब्लेन से कहता है कि अगर उन्होंने दूसरे कॉन्टिनेंट से हाथ मिला लिया तो डीकन में नई टेक्नोलॉजी का राइज होगा, जिससे वो पावरफुल और रिच बन सकते हैं।
लेकिन ब्लेन इस लालची सोच से तंग आ चुका था। डॉर्सेट का एकमात्र मकसद था मनी और पावर को पनाह, जबकि ब्लेन अपने परिवार की सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा था। फिर भी वो अपने पूर्वजों से माफी मांगते हुए सोच रहा था कि क्या वो सही कर रहा है। इसी बीच ह्यूमन किंग ब्लेन शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो आर्थर से पहली मुलाकात को याद करता है और हंसने लगता है। आर्थर की अनमैच्ड स्ट्रेंथ और इनक्रेडिबली बैड लक को देखकर उसे सब कुछ अजीब लगता है। फिर भी वो खुद को यकीन दिलाता है कि आर्थर का बलिदान इस कॉन्टिनेंट की भलाई के लिए जरूरी है। यही वो खुद से बार बार कह रहा था, ताकि उसे खुद पर अफसोस न हो। आर्थर खुद को किसी अंधेरे जगह में देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। उसे कौवे कुछ खाते हुए दिखते हैं और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसे एक डरावना नजारा दिखता है। उसके अपने प्रियजनों के कटे हुए सिर भाले पर टंगे होते हैं। उनके सिर घूमते हैं और दर्द में चिल्लाते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें आर्थर ने कभी सबसे ज्यादा प्यार किया था। इस भयानक दृश्य से वो झटके से नीचे गिर जाता है। आर्थर के हाथ पैर ठंडे होने के साथ सपने से जाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है उसे एक लांस दिखती है, जिसकी प्रेजेंस इतनी डरावनी थी कि आर्थर घबरा जाता है। वो टेलीपैथिकली आर्थर को चुप रहने का आदेश देती है और एक लेटर सौंपती है। आर्थर उसे पढ़ने लगता है और जो कुछ उसमें लिखा था वो हिला देने वाला था। काउंसिल ने पहले से ही योजना बना ली थी कि आर्थर और गूड्सकाई को मुख्य अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। एल्वन किंग ने ग्लेडर और डॉर्सेट की गुप्त बातचीत सुन ली थी और उसे पता चला था कि उनका असली इरादा आर्थर और गूड्सकाई को किसी मिस्टीरियस शख्स को सौंपने का था। लेकिन वीरन को पहले से ही आदेश दे दिया गया था कि आर्थर के परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए, ताकि उन्हें कोई खतरा न हो। एल्विन किंग समझता था कि आर्थर ने उनकी बेटी को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया था, इसलिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसने जो किया वो आर्थर के लिए उसकी आखिरी भलाई थी। आर्थर जैसे ही पत्र खत्म करता है वो अचानक हवा में गायब हो जाता है। इस बार जो उसे मिलने आया था वो था बैरन। आर्थर को लेने के लिए जो आया था वो कोई और नहीं बल्कि बैरन था, जो दरवाजे के पास खड़ा था। बैरन इस ट्रायल को लेकर काफी उत्साहित था और चाहता था कि वो आर्थर के परिवार से अपने भाई की मौत का बदला ले। लेकिन आर्थर उसे मजाक में टोकता है कि एक 13 साल के बच्चे से लड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। बैरन गुस्से में आर्थर की शर्ट पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि वो इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता नहीं समझ रहा। लेकिन आर्थर फिर भी उसे उकसाता रहता है और कहता है कि वो एक निर्दोष परिवार को धमकाकर सिर्फ एक पागल हत्यारे का बदला लेना चाहता है जिसने छात्रों को मारा था। आर्थर उसे बेवकूफ कहता है और याद दिलाता है कि लूकस ने खुद ही बुरे लोगों का साथ देने का फैसला किया था और छात्रों की हत्या के लिए डार्क साइड से हाथ मिलाया था। यह सुनकर बैरन के पास कोई जवाब नहीं होता और गुस्से में वो आर्थर को जमीन पर धक्का दे देता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक खौफनाक ऐलान होता है, गूड्सकाई को पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए सजा दी गई है। आर्थर यह सुनकर सदमे में आ जाता है और देखता है कि गूड्सकाई को रॉयल गार्ड्स द्वारा ले जाया जा रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आर्थर उसे इस हालत में देखकर दुखी हो जाता है। इसके बाद आर्थर को काउंसिल के सामने पेश किया जाता है। काउंसिल अपने फैसले की शुरुआत इस बात से करता है कि आर्थर के किए गए काम सीधे एग्जीक्यूशन तक ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दया दिखाते हुए फैसला किया कि आर्थर ने यह सब बड़े उद्देश्य के लिए किया था, इसीलिए उसकी सजा में ये शामिल होगा। उसका टाइटल छीन लिया जाएगा, हायर स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस के सारे बेनिफिट्स वापस ले लिए जाएंगे, उसे अनिश्चितकालीन जेल में डाल दिया जाएगा जब तक काउंसिल कुछ और तय न करे। आर्थर को सबसे ज्यादा तीसरी सजा चौंकाती है और वो काउंसिल से इसका स्पष्टीकरण मांगता है। ब्लेन उसे समझाता है कि अब भी पीड़ित परिवारों को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और जैसे ही जनता इस ट्रेजेडी को भूल जाएगी आर्थर को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मतलब ये असल में सजा नहीं बल्कि टेम्पोरेरी डिटेंशन थी। लेकिन आर्थर समझ जाता है कि ये लोग उसे दया के कारण नहीं बचा रहे, बल्कि वो बस उसे जिंदा किसी और के हवाले करना चाहते हैं। आर्थर काउंसिल की बातों से सहमत होने का दिखावा करता है और पूछता है कि उसकी बॉन्ड सिल्वी का क्या होगा। यह सुनते ही क्वीन ग्रिंडर भड़क उठती है कि आर्थर में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो ऐसे समय में अपनी बॉन्ड के बारे में सोचे। एल्वन किंग समझाता है कि जब कोई अपनी मेज की पहचान खो देता है तो उसकी बॉन्ड से भी संपर्क टूट जाता है। आर्थर को यह सुनकर दुख होता है, लेकिन वो सिचुएशन को समझ रहा था। डॉस्ट एरोगेंट होकर कहता है कि उसकी पेट सिल्वी अच्छे हाथों में रहेगी। ब्लेन अपने लांस को हुक्म देता है कि लड़के को वापस उसकी सेल में डाल दो और उसे जंजीरों से बांध कर रखो। इस मीटिंग के बाद आर्थर को खुद कंफर्म हो जाता है कि गंडर सिर्फ अपने ही फायदे के लिए विलन क्लैन के साथ अलायंस कर रहे हैं। बैरन उसे वापस सेल में ले जाता है जहां उसे धक्का देकर अंदर बंद कर दिया जाता है। आर्थर सोचता है कि अगर कैद होने वाली बात इग्नोर कर दें तो ये जगह पहले वाले सेल से तो ज्यादा पीसफुल ही लग रही है। कमरे की सफेदी में उसे एहसास होता है कि विनम पहले से ही यहाँ मौजूद है और आर्थर काफी समय से उसके आने की उम्मीद कर रहा था। उधर ड्वार्फ किंगडम के कमीने जश्न मना रहे हैं कि अब उनके लिए नए बदलाव आने वाले हैं।
अब वे अपने मिस्टीरियस एलाई के साथ मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट को एक नए ईरा में ले जा सकते हैं। लेकिन हम सबको पता चलता है कि ये मिस्टीरियस एलाई असल में किसी भी माना बीस्ट से ज़्यादा भयानक है, जिससे ड्वार्फ किंग कभी भी टकरा नहीं सकता। ये एक ऐसा सिंगुलर एक्सपीरियंस था जब उसने अपने पूरे जीवन में पहली बार इतनी खौफनाक दहशत महसूस की। जब ये मिस्टीरियस फोर्स पहली बार प्रकट हुआ था तो ऐसा लगा जैसे किसी सच्चे गॉड का सामना कर रहे हों, और उस गॉड ने उन्हें चुना। भले ही उसे अपने गोल्स हासिल करने के लिए इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये मूर्ख सोच रहे हैं कि वे चोजन वंस हैं, लेकिन दूसरी ओर जबकि ये सिर्फ एक ऑरेंज कोर बंदा है, मतलब ये मोटा बंदा खुद ही नहीं जानता कि वो क्या बकवास कर रहा है। ग्लेरा अपने पति को याद दिलाती है कि उनके लोग उन्हें एडमायर करते हैं, लेकिन ड्वार्फ किंग कजी का मानना है कि वे सिर्फ उसकी ओबीडियंस करते हैं। लांसेस के बिना तो वो कब का अपने थ्रोन से गिर चुका होता। ग्लेरा, जो अपने पति जितनी ही साइको है, सोचती है कि किसी भी इंसान को मार देना सही है जो उनके राजगद्दी पर खतरा बन सकता है। आखिर ताकत तो है उनके पास। ड्वार्फ किंग के पास पहले से ही 2 लांसेस का कंट्रोल है, और अब उनके नए एलाई से उन्हें और भी ताकत मिलने वाली है। ये राजसी रेफ्रिजरेटर्स तो बस पावर के नशे में डूबे ही जा रहे थे जब अचानक समझ रहे एक हो? जोरदार धमाका उन्हें चौंका देता है। कोने में एक रॉयल गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वहीं एक खतरनाक बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह काले कपड़ों में है अपनी ग्रैंड एंट्री लेता है। ड्वार्फ किंग गुस्से में उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा तो खुद गुस्से से भरा हुआ है। वो ड्वार्फ किंग और क्वीन को एक बीमारी समझता है जिसे कुचल देना चाहिए, और ये वही करने ही वाला था कि तभी ऑलरेड बीच में आकर अपने गोलेम से उन्हें बचा लेता है। इस इंट्रूडर का मकसद ड्वार्फ किंग के सिर काट कर ले जाना है, लेकिन ऑलरेड इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। वो कैसल की स्ट्रक्चर को मोड़कर अपने मैग्मा नाइट्स खड़े कर देता है। ड्वार्फ किंग और भी अकड़ जाता है, ये सोचकर कि ये नाइट्स काफ़ी होंगे इस खतरे से निपटने के लिए। 5 नाइट्स एक साथ इंट्रूडर पर झपटते हैं, लेकिन वो बस अपना हाथ उठाता है और एक ही झटके में सभी को उड़ा देता है। ओल्फर तुरंत सिचुएशन की गंभीरता को समझता है और अपने आप को हेल आर्मर से कोट कर लेता है, एक ज़बरदस्त रीइंफोर्समेंट एबिलिटी जो उसे ऑलमोस्ट गॉड लाइक बना देती है। ड्वार्फ किंग उम्मीद करता है कि इंट्रूडर को अब मर जाना चाहिए, क्योंकि एलरेड अपनी पूरी ताकत एक ही पंच में झोंक देता है, लेकिन उसका अटैक इंट्रूडर तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वो उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है। इंट्रूडर अपनी जगह से हिलता तक नहीं और अगले ही पल ऑलरेड को उठाकर इतनी जोर से दीवार में दे मारता है कि उसकी हेल आर्मर एक ही बार में फट जाती है। इंट्रूडर ऑलरेड की ताकत की तारीफ करता है, खासकर एक लेसर रेस होने के बावजूद, लेकिन उसे ये भी साफ कर देता है कि फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। वो सीधे उसके सामने प्रकट होता है, अपनी उंगली ऑलरेड के सिर पर टिकाता है और फिर उसे इतनी जोर से उछालता है कि वो कैसल की दीवारें तोड़ता हुआ बाहर गिर जाता है। ड्वार्फ किंग और उसकी पत्नी ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वो आदमी शांत चेहरा लिए उनकी तरफ मुड़ता है और हल्के से माफी मांगता है कि उन्हें इंतजार करवाना पड़ा। लेकिन तभी ड्वार्फ्स की दूसरी लांस इंट्रूडर पर एक जोरदार मैस से हमला करती है। इंट्रूडर बड़ी आसानी से उस हमले को डॉज कर लेता है, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ही ना हो। माँ खुद को दूसरी लांस के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और माफी मांगती है कि उसे देर हो गई। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अब वो इस इंट्रूडर को निपटा देगी। माँ का अगला अटैक और भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसे ग्रेविटी मैनिपुलेशन पर जबरदस्त कंट्रोल है। लेकिन ये इंट्रूडर, जो किसी डेटी से कम नहीं लगता, उसके अटैक को ऐसे डॉज करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतनी आसानी से कैसे मूव कर रहा है, जबकि उसकी बॉडी को ग्रेविटी मैनिपुलेशन से 4 टन से ज्यादा वजनी बना दिया गया था। लेकिन माँ हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने और भी बड़ा मैस बनाया और उसे कुचलने के लिए पूरी ताकत से वार किया। इंट्रूडर बस अपनी उंगली से इशारा करता है और फिर से उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इसी बीच ड्वार्फ क्वीन गलती से अपने तथा विलन क्लैन के कनेक्शन को उजागर कर देते हैं, लेकिन डैटी तुरंत उसे घुटनों पर गिरा देता है, क्योंकि उनके पास यहाँ जीतने का कोई मौका नहीं था। इंट्रूडर ठंडे लहजे में कहता है कि इस दुनिया में किसी भी डीटी का अस्तित्व नहीं है, सिर्फ असुरा ही है। ड्वार्फ किंग अचानक एक डरपोक किसान की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन ये आदमी किसी मजाक के लिए नहीं आया था। वो मानता है कि असुरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो उसने ऐसे कमजोर लोगों को चुना। ड्वार्फ किंग सफाई देता है कि उसने कभी ग्रोना का सामना भी नहीं किया, उसने सिर्फ उसकी महान धमकी के आगे घुटने टेके थे। वो इस इंट्रूडर से माफी मांगता है। इंट्रूडर उन्हें अपने लांसेस को उनके ओथ से मुक्त करने का आदेश देता है। ये एक अपमानजनक शर्त थी, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे लेकर गंभीर था। ड्वार्फ किंग को सिखाया गया था कि ओथ कभी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो इस पवित्र नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। वो तुरंत अपने दोनों लांसेस को रिलीज करता है और माफी की भीख मांगता है। लेकिन असली मजा तो अब आता है। इंट्रूडर ने कभी ये नहीं कहा था कि वो उनकी जान बख्श देगा। उसने सिर्फ आदेश दिया और उन्होंने आंख मूंदकर उसका पालन किया।
अगले ही पल ड्वार्फ किंग का शरीर एक तेज बीम से आर पार हो जाता है और ठीक यही हाल उसकी पत्नी ग्ला का भी होता है। दोनों कीड़े अपनी नियति को प्राप्त कर चुके थे और इसी के साथ अब शतरंज का असली खेल शुरू होता है। अब आर्थर की ओर चलते हैं, जहां विनोम छोटी सिल्वी को साथ लेकर आता है। आर्थर को यह देखकर राहत मिलती है कि वो अभी भी सो रही है। वो विनोम का धन्यवाद करता है कि उसने अब तक इतनी मदद की। विनोम को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आर्थर के एकेडमी को बचाने के लिए उठाए गए कदम की सराहना करता है। लेकिन उसकी प्राथमिकता सबसे पहले सिल्वी की सुरक्षा होनी चाहिए। आर्थर ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे दूसरों की जान अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, खासकर टेसिया। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि डिसिप्लिनरी कमेटी और इलाइजा भी। विनोम इस बात की पुष्टि करता है कि वो अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर इलाइजा को ही क्यों किडनैप किया गया। आर्थर भी उनके प्लान को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कम से कम उसे इस बात की खुशी थी कि विनोम उनकी मदद के लिए यहाँ आया है। लेकिन तभी विनोम एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। इलाइजा को पहले ही दूसरे कॉन्टिनेंट अलक्रिया ले जाया जा चुका है। अब उसे बचाना इतना आसान नहीं होगा। विनोम जोर देकर कहता है कि आर्थर अभी बहुत कमजोर है, वो अपनी जंजीरों तक से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर भी वो इलाइजा को बचाने की सोच रहा है। लेकिन आर्थर को उम्मीद है कि उसका दोस्त जिंदा होगा, भले ही उसे पता हो कि वो इन दुश्मनों के सामने टिक नहीं सकता। अगर उसने अलाक्रिया में कदम रखा तो वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। अब जब आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। विनम खुश था कि ड्राइव ठीक आर्थर के आने से पहले निकल गया था, क्योंकि अगर वीआरए क्लैन को पता चल जाता कि आर्थर का सिल्विया और सिल्वी से भी कनेक्शन है, तो फिर उसे दुनिया की कोई भी डेटी नहीं बचा सकती थी। अब आर्थर के पास एक कड़वा सच था, इलाइजा को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता, खासकर तब जब काउंसिल के ज्यादातर लोग पहले से ही वीआरए क्लैन के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे। आर्थर अपनी फैमिली को ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकता, और लांसेस जल्द ही कुछ न कुछ करने वाले थे। वो बीस्ट क्लेड्स में भी नहीं छुप सकता, क्योंकि वहां माना बीस्ट्स हैं। इस घटिया सिचुएशन में आर्थर ये जानने के लिए तड़प रहा था कि उसके पास क्या ऑप्शन बचा है। विनम उसके गुस्से और बेचैनी को समझ सकता था। उसे पता था कि आर्थर ने इस बारे में बहुत सोच रखा था। ग्राइसंडर्स का क्लैन से गहरा नाता था, जबकि ग्लेडर्स सिर्फ मजबूरी में उनके साथ थे। विनोम आर्थर की इस तेज ऑब्जर्वेशन स्किल से काफी प्रभावित था। इसी बीच जैसे ही वो अपने अगले प्लान पर चर्चा करने वाला था, बैरन दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने विनोम की आइडेंटिटी पर सवाल किया। वो जानना चाहता था कि विनोम और बाकी इंट्रूडर्स में कोई संबंध है या नहीं। विनोम इसकी पुष्टि कर देता है, और बस इतना जानना ही बैरन के लिए काफी था। एक लांस के रूप में वो तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और एक जबरदस्त फ्लैश रे छोड़ता है, लेकिन विनोम उसे ऐसे रोकता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। विनोम बैरन को महज एक बच्चे के समान समझता है और उसे दिखा देता है कि एक डीटी और एक लांस के बीच का अंतर कितना बड़ा है। बैरन का अहंकार उसे और हमले करने के लिए उकसाता है, लेकिन विनोम बस खेल खेल में उसके बिजली से बने डिस्क्स को उंगलियों से टप टप कर देता है, जैसे कुछ खास नहीं हो रहा। इसके बाद विनोम अपनी हील एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और बैरन पर इतना जबरदस्त दबाव डालता है कि वो नीचे गिर जाता है, बिल्कुल बेबस होकर। लांस पूरी तरह हार चुका था। वराई को ये सब पर्सनली लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत बैरन को रोकने का आदेश दिया, लेकिन बैरन समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वराई ने तेजी से नोट किया कि वो एक डीटी से डील कर रहे थे, और इसका मतलब ये था कि यहाँ कोई मजाक की गुंजाइश नहीं थी। उसने विनम को उचित सम्मान दिया और फिर विनम्रता से अनुरोध किया कि वो इंसानों के राजा से एक मुलाकात चाहता है। अब सभी काउंसिल मेंबर्स और विनम का साथी वहां मौजूद थे। आर्थर ने एक और आदमी को देखा जिसने खुद को ओल्डर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ओल्डर ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि विनोम और वो दोनों यहाँ सिर्फ इसलिए भेजे गए हैं ताकि तीनों रेसिस को आने वाले युद्ध में जीवित रहने का एक मौका मिल सके। शुक्र है कि डायरेक्टर गुड्स का भी सही सलामत थी। एल्वेन किंग और बाकी लोगों को अब यकीन हो गया था कि युद्ध टालना नामुमकिन था। ओल्डर ने यह भी बताया कि उसने ग्रे संडर्स को पूरी तरह मिटा दिया और उनकी लांसीस को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने बड़े ही सभ्य लहजे में इंसानों के साथ बनी गठबंधन का जिक्र किया। तभी ब्ला ने नम्रता से स्वीकार किया कि देवताओं तीनों रेसिस से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उसने पूछा कि अगर असुरस इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो वो खुद ही विट्रा क्लैन को क्यों नहीं हरा देते। सवाल वाजिब था। ओल्डर ने समझाया कि मामला इतना सीधा नहीं था। विट्रा क्लैन के नीचे और 3 क्लैन काम कर रहे थे और इविल ओरास ने पहले ही अपने नियमों को तोड़ दिया था। अगर असुरास उनसे सीधा युद्ध करते तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। इसके अलावा असुरस ने लेसर बींग्स के मामलों में सीधा हस्तक्षेप न करने की संधि कर रखी थी, लेकिन आर्थर तुरंत इस संधि में एक बड़ा विरोधाभास पकड़ लेता है। वो सवाल करता है कि अगर असुरस ने संधि के कारण सीधे हस्तक्षेप करने से मना कर रखा था, तो फिर उन्होंने ग्रे संडर्स को क्यों मिटाया।
विनम ने समझाया कि जल्द ही डिकैथन कॉन्टिनेंट को एक विशाल सेना तैयार करनी होगी ताकि वो विट्रा क्लैन का सामना कर सके। आर्थर को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। उसने ब्लैक हॉर्न डीमंस का जिक्र किया जो सालों से उनकी धरती पर हमला करते आ रहे थे और उन्होंने एक लांस की बेरहमी से हत्या कर दी थी। एल्वेन किंग हैरान होकर खड़ा हो गया और उसने पूछा कि आर्थर को ये जानकारी कैसे मिली। तभी डायरेक्टर गुडस्काई ने अपनी हथेली में एक फ्रैगमेंट दिखाया जिससे आर्थर की बातों की पुष्टि हुई। अब ओल्डर को समझ में आ गया कि लोग आर्थर को इतना रहस्यमय प्राणी क्यों मानते हैं। फिर खुलासा हुआ कि डिकैथन में भेजे गए जासूस असुर नहीं थे, बल्कि ये राक्षस भी कभी लेसर बीनिंग्स ही थे, लेकिन उनके साथ कई भयानक प्रयोग किए गए थे जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मैरियल को चिंता थी कि ये राक्षस इतने ताकतवर हो चुके थे कि अब वो आसानी से डिकैथन के सबसे शक्तिशाली मेज को भी मिटा सकते थे। ऐसे में युद्ध में जीतने की उम्मीद बहुत कम थी। ओल्डर ने बताया कि ये डीमंस दरअसल अग्रोना का छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड थे। इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन्हें एक खास रणनीति के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था। ओल्डर इस आने वाले युद्ध में एक जनरल की भूमिका निभाने वाला था, लेकिन यहाँ तक कि एसुरस भी डिकैथन की रक्षा के लिए रणनीति बना रहे थे। मीटिंग के बाद आर्थर ने पूछा कि अब वे कहाँ जाने वाले थे, क्योंकि युद्ध की रणनीति में उसे भी शामिल होना चाहिए था। विनोम ने बताया कि फिलहाल ओल्डर इस चर्चा को संभालेगा, वहीं वो खुद आर्थर को उसके परिवार के पास लेकर जाएगा, जहां उसे फिलहाल अपने परिवार को अलविदा कहना होगा। आर्थर हैरान था और उसने स्पष्टता मांगी। विनोम ने पलटकर कहा कि आर्थर को असुरास की भूमि जाया जाएगा, जहां वो और सिल्वी अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे। आर्थर हमेशा की तरह परेशान था कि उसे फिर लंबा सफर करना पड़ेगा। उसने उम्मीद की थी कि ये डेटी उसे रेनिया के पास टेलीपोर्ट कर देगा। विनोम ने कहा कि वो ऐसा कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनी बैरियर बाधित हो जाती। आर्थर को अब समझ में आया कि ये यात्रा इतनी लंबी क्यों थी। रास्ते में उन्होंने ओरस की 8 महान रेसेस की बात की जो ओटस की भूमि में मौजूद थी। हर रेस कई क्लैन से बनी थी, लेकिन हाई 8 में सिर्फ एक ही क्लैन को जगह मिली थी। विट्रा क्लैन बेसिलिस्क रेस से जुड़ा था, लेकिन आर्थर अब भी ये समझ नहीं पा रहा था कि बाकी क्लैन्स ने ग्रोना को मारने की कोशिश क्यों की। आखिर संधि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। विनोम ने समझाया कि अरोना इतनी बड़ी धमकी थी कि असुरस ने ट्रीटी को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें अरोना की मंशा और उसके भविष्य के प्लान्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए क्लैन्स ने उसे खत्म करने का फैसला किया अपने हिसाब से। आर्थर अब भी सिल्विया और उसकी मां को इस पूरे पजल में फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिर सिल्विया की मां डिकैथन कॉन्टिनेंट में कैसे आई? विनोम एक जगह रुककर एक गुप्त जानकारी उजागर करता है। ये एक ऐसा राज्य था जिसे सिर्फ इंद्र क्लैन के कुछ गिने चुने सदस्य ही जानते थे। विनोम ने खुलासा किया कि बहुत साल पहले सिल्विया अकेले ही एग्रोना को हराने के लिए एक इलीट डिवीजन के साथ गई थी। ये मिशन शुरू से ही आत्मघाती था और लॉर्ड इंड्रा ने उसे जाने से मना कर दिया था, लेकिन सिल्विया किसी तरह छिपकर निकल गई। जब उसने अपनी असली ताकत का खुलासा किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके लिए वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसकी गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं थी, न ही यह पता चला कि उसने खुद को छुपाने का फैसला क्यों किया। आर्थर को ड्रैगन की यादें ताज़ा हो गईं और उसने पूछा कि जो एसस सिल्विया के साथ गए थे उनका क्या हुआ। वाइनम गुस्से से भर गया, क्योंकि अग्रोना पहले से ही उनके हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके पास बेसिलिस्क रेस और लेसर रेसेस की एक विशाल सेना थी। विट्रा क्लैन गुप्त रूप से लेसर रेसेस के साथ मिलकर एक नई नस्ल विकसित कर रहा था जो एलाक्रिया के महाद्वीप में पाई जाती थी। आर्थर ये सुनकर दंग रह गया। उसे यह भी पता चला कि अग्रोना की सेना और उनकी अपनी सेनाओं के बीच कितना बड़ा अंतर था। लैंड ऑफ ओडस के लगभग सभी लोग या तो बेरहमी से मार दिए गए या फिर गुलाम बना लिए गए। इसके बाद अग्रोना खुद इंड्रा के सामने आया और सिल्विया की मौत की खबर दी। लॉर्ड इंद्रा युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन बाकी क्लैन्स ने संधि का विकल्प चुना। इस संधि ने असुरस को सीधे हस्तक्षेप करने से रोक दिया, जिससे दुनिया के विनाश को टाला जा सके। अगर सातों असुरा रेसिस ने युद्ध छेड़ा होता तो पूरा ग्रह नष्ट हो जाता। इसलिए उन्होंने बेसिलिस्क से जवाबदेही मांगी, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि पूरी नस्ल को उनके नेताओं की गलतियों के लिए दंडित करना गलत होगा। आर्थर को यह समझ आया कि उनकी रणनीति कितनी खतरनाक और अवर्णनीय थी। उसने यह भी सोचा कि बाकी क्लैन्स भी वेत्रा क्लैन की तरह प्रयोग करके युद्ध के लिए नए सैनिक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को बरकरार रखा और एग्रोना की तरह बनने से इनकार कर दिया। अगर एग्रोना सच में इतने सालों तक आर्का कॉन्टिनेंट में रहा था, तो यह मानना गलत नहीं होगा कि उसकी सेना अब एक विशाल रूप ले चुकी थी। यह सिर्फ शक्ति का अंतर नहीं था, अब उनके सामने दुश्मन की एक विशाल सेना भी थी। आर्थर को अचानक एहसास हुआ कि डिकैथन के लोगों को जो 6 प्राचीन आर्टिफैक्ट्स दिए गए थे, वे सिर्फ इसलिए थे ताकि तीनों नस्लें युद्ध में टिक सकें और युद्ध भूमि पर संतुलन बना रहे। ये समझते ही आर्थर को यह भी एहसास हुआ कि वह खुद असुरा क्लैन्स की ओर से एक महत्वपूर्ण पौवन
मोहरे की तरह खेल रहा था। विनोम ने उसे समझाया कि यह उसके लिए आसान होगा अगर वह अपनी लड़ाई की प्रेरणा अपने परिवार और दोस्तों से ले। इसी विषय पर विनोम ने पूछा कि आर्थर अपनी विदाई के दौरान अपने परिवार से क्या कहने वाला है। आर्थर ने धीरे से सिर हिलाया। वह उदास दिख रहा था, लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया था। दूसरी ओर उसके परिवार की स्थिति कुछ और थी। रेनिया उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रख रही थी। आर्थर को देखकर पूरा परिवार चौंक गया और खुशी में उसकी ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को गले लगा लिया। ये उनके एक साथ बिताए गए आखिरी पलों में से एक था। एली को सबसे ज्यादा चिंता सिल्वी की थी। उसके लिए उसका भाई हमेशा एक जिद्दी लड़ाका था, जो हर बार किसी भी परिस्थिति से सही सलामत बाहर निकल आता था। तभी तीनों ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया, जिसने उन्हें डरा दिया। आर्थर तुरंत विनोम से अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस कम करने के लिए कहा और अपने परिवार से उसका परिचय अपने टीचर के रूप में करवाया। विनोम ने उन्हें घूर कर देखा और आर्थर को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। एलिस यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आर्थर का यह नया गुरु किस तरह का शिक्षक था, लेकिन जब आर्थर उसे बताने ही वाला था, एलिस ने ज्यादा परवाह नहीं की और कहा कि पहले वह अच्छा खाना खा ले, फिर बाद में बातें कर लेंगे। उन्होंने कुछ समय मस्ती और परिवार के साथ बिताया, लेकिन फिर विनोम ने आर्थर को इशारा किया कि अब वक्त हो गया है। आर्थर ने सिर हिलाया और रीनिया से अनुरोध किया कि वह परिवार को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। रेनॉल्ड्स ने एली को एक गहरी नजर से देखा, फिर अंदर चला गया। उसने आर्थर से पूछा कि क्या उसका गुरु भी अंदर आएगा, लेकिन आर्थर ने सिर हिला दिया। उसकी शांत चुप्पी ने परिवार को चिंतित कर दिया। आर्थर खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि जो बात वह कहने वाला था वह उसके लिए बहुत कठिन थी। उसने अपनी बात इस तरह शुरू की कि वह इस दुनिया में कैसे आया, लेकिन फिर वह रुका। उसकी माँ ने पूछा कि क्या उसका मतलब तब से है जब वह इस दुनिया में पैदा हुआ था। आर्थर ने इशारा किया कि असल में वह कभी जन्मा ही नहीं था। एलिस को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, लेकिन फिर आर्थर ने अपनी पहली जिंदगी की यादें साझा की, कैसे वह इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ और रीबॉर्न हुआ, न कि पहली बार पैदा हुआ। आर्थर ने पूरी तरह से इसेकाई ट्रोप को तोड़ दिया और पुष्टि की कि उसकी पुरानी दुनिया उससे छीन ली गई थी। एलिस पूरी तरह स्तब्ध रह गई और रेनॉल्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि आर्थर आखिर कहना क्या चाहता था। एलिस उसकी तरफ बढ़ी और सीधे उसकी आंखों में देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, या फिर कहीं उसके शिक्षक ने उसके दिमाग में कुछ डाल तो नहीं दिया। लेकिन आर्थर साफ मना कर देता है और अब वह इसे साझा कर रहा है। उसे खुद भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन इसे समझाने का सबसे सही तरीका यही है कि वह इसे पुनर्जन्म के रूप में देखे। एलिस फिर से पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ था जब वह दूर था, लेकिन रेनॉल्ड्स, जो अब तक शांत था, दृढ़ता से चाहता था कि उसका बेटा अपनी बात पूरी करे। आर्थर ने फिर अपनी पिछली दुनिया और अपने जीवन को पूरी तरह समझाना शुरू किया। वह किस तरह का इंसान था, किन लोगों के साथ उसके रिश्ते थे और उस जीवन में उसने क्या अनुभव किया था। वह इतनी गहराई से बताना चाहता था कि उसके माता पिता को यकीन हो जाए कि वह कोई कहानी नहीं बना रहा। जैसे जैसे आर्थर अपनी कहानी कहता गया, उसके माता पिता बिल्कुल चुप हो गए। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। रेनॉल्ड्स ने बीच बीच में कुछ सवाल पूछे ताकि बातचीत जारी रहे, लेकिन उनकी आंखों में छिपी भावनाएं कुछ और ही कह रही थीं। एलिस इस पूरे खुलासे से हिल चुकी थी। उसका शरीर तक कांपने लगा था। बातचीत लंबी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई घंटे बीत चुके हों। आखिरकार रेनॉल्ड्स को यह समझ आया कि आर्थर का जादू और लड़ाई का कौशल इतना असाधारण क्यों था। आर्थर पहले ही की सिस्टम से परिचित था और उसने इस दुनिया में माना को उसी आधार पर अपनाया था। ये सुनकर एलिस पहले तो रोई, फिर हंसने लगी, जैसे यह सब एक बुरा मजाक हो। उसे बार बार खुद को यकीन दिलाना पड़ रहा था कि कोई उससे मजाक कर रहा है। एलिस चाहती थी कि आर्थर बस एक बार यह कह दे कि वह मजाक कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा भावनाओं से भरा था। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि किसी पुराने राजा की चेतना ने उसके बेटे के शरीर को चुरा लिया था। आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि उसे यह स्वीकार करना बहुत दर्दनाक लग रहा था कि यह सब मजाक नहीं था। रेनॉल्ड्स ने एलिस को पीछे खींच लिया, लेकिन इतने सालों की यादें एलिस के दिमाग में उमड़ पड़ी। उसने अपने बालों को जकड़ लिया और इस बेरहम सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। वह घबराहट से कांपने लगी। रेनॉल्ड्स ने उसे शांत करने की कोशिश की और आर्थर भी खुद को तनाव में महसूस करने लगा। वह समझ गया कि उसने बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आर्थर बाहर सिल्वी के साथ खेलने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रेनॉल्ड्स बाहर आया और एली को कहा कि वह जाकर अपनी माँ को संभाले। आर्थर ने सिल्वी को अपनी बाहों में उठा लिया और एली कुछ दूर जाकर तुरंत लौट आई और अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। उस पल में दोनों भाई बहन ने एक प्यारा और भावनात्मक क्षण साझा किया। एली ने बस इतना कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसका भाई हमेशा लौट कर आए। इसके बाद रेनॉल्ड्स और आर्थर अकेले टहलने निकल गए। रेनॉल्ड्स ने बताया कि एली सब सो चुकी थी, क्योंकि यह पूरी सच्चाई उसके लिए बहुत भारी थी। आर्थर भी चुप था,
लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसके माता पिता ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था। रेनॉल्ड्स को अपने बेटे पर कोई शक नहीं था, क्योंकि हर बात एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रही थी। आर्थर ने थोड़ा संकोच के साथ पूछा कि क्या उसके पिता ठीक हैं, लेकिन रेनॉल्ड्स, जो हमेशा शांत और मजबूत रहते थे, अचानक गुस्से में फट पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे या अपने परिवार के बारे में अब क्या सोचे। वह महसूस कर रहा था कि जो यादें उन्होंने साझा की थीं, वे अब सिर्फ एक नाटक की तरह लग रही थीं। उसने आर्थर पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ वह बेटा बनने की कोशिश कर रहा था जो वे चाहते थे। रेनॉल्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्थर के साथ कैसा व्यवहार करे, क्योंकि किंग रे की असली उम्र तो उससे भी ज्यादा थी, और फिर भी वह इस शरीर में सिर्फ 13 साल का था। उसे इस बात से और भी ज्यादा झटका लगा कि एलिस ने एक ऐसे इंसान को अपने बेटे की तरह पाला जो असल में एक बड़ा आदमी था। गुस्से में उसने दीवार पर मुक्का मार दिया, जिससे उसका हाथ घायल हो गया। रेनॉल्ड्स जानना चाहता था कि आर्थर सच में उनका बेटा था या फिर पुनर्जन्म ने उनके असली बेटे की चेतना को छीन लिया था। आर्थर यह सुनकर पूरी तरह चुप हो गया। कुछ पल बाद रेनॉल्ड्स को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। उसने स्वीकार किया कि यह सच उसके लिए बहुत उलझाने वाला था। आर्थर को भी अपने दिल में भारीपन महसूस हुआ। उसने आदतन रेनॉल्ड्स को डैड कहने से रोक लिया और उसे सीधे नाम से बुलाया। ये उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि असली आर्थर कौन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने लंबे समय तक यह अभिनय करता रहेगा, लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद यह फैसला सही नहीं था। वह हमेशा अपने परिवार को यह राज बताना चाहता था, लेकिन कभी नहीं जानता था कि कैसे। आखिरकार आर्थर ने खुलासा किया कि उसने यह सब क्यों बताया। वह जाने वाला था और उसे लगा कि अब भी उसके लिए चला जाना ही सही रहेगा। रेनॉल्ड्स को पता चला कि आर्थर कई सालों तक दूर रहेगा। यह सच रेनॉल्ड्स के लिए बहुत दुखद था, लेकिन वह अब भी अपने बेटे से प्यार करता था, भले ही सच कितना ही कठिन क्यों ना हो। आर्थर बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़ जाता है और यह स्वीकार करता है कि उसके पास अपनी पिछली जिंदगी के परिवार की एक भी याद नहीं है। वह एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां प्यार और देखभाल जैसी चीजें मौजूद नहीं थीं। इसी वजह से वह एक अजेय योद्धा तो बन गया, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया तो उसे माता पिता का स्नेह और एक बहन का प्यार मिला। वह भावनाएं जिन्हें वह कभी समझ ही नहीं सकता था, उसे पहली बार महसूस हुई। और भले ही इस दुनिया में वह सबसे ताकतवर न हो, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी की तुलना में कहीं बेहतर इंसान बन पाया। आर्थर अपने माता पिता को हुए दुख और तकलीफ के लिए माफी मांगता है और रेनॉल्ड्स का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे एक काबिल इंसान बनाया और उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। ये सुनकर दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आर्थर फिर बाहर आता है, जहां विनोम्स खड़ा होता है, जो समझ जाता है कि बातचीत खत्म हो चुकी है और अब आर्थर के जाने का समय आ गया है। रेनिया को यह जानकर झटका लगता है कि आर्थर अपने परिवार से ठीक से विदाई भी नहीं ले रहा, लेकिन आर्थर को लगता है कि जो कुछ भी कहना था वह कह चुका है और अब वह बस उन्हें रेनिया की देखभाल में छोड़ देता है। रेनिया उसे रोकती है और उसके चेहरे के हाव भाव देखती है। वह हमेशा आर्थर को एक दयालु आत्मा के रूप में जानती थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर जो भाव हैं वे बिल्कुल अलग हैं। वह उम्मीद करती है कि आर्थर इतने संघर्ष के बाद अपनी पुरानी बेरहम मानसिकता में वापस न चला जाए, क्योंकि अगर वह ऐसा हुआ तो उसके लिए खुद को दोबारा वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। आर्थर के जाने से पहले रेनिया उसे भरोसा दिलाती है कि वह यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। इस बीच विनोम्स एक डिस्क तैयार करता है और उसे अपने खून से सक्रिय करता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है। आर्थर उससे पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ अजीब भाव दिख रहे हैं। वाइनम्स जवाब देता है कि उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल पेंथिन एसोरस जैसी है। वे योद्धा जो अपनी भावनाओं को बंद कर लड़ाई में अविश्वसनीय शक्ति झोंक देते हैं। वह चाहता है कि आर्थर पूरी तरह उस रास्ते पर केंद्रित हो जो उसके सामने है। आर्थर अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि वह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रेनॉल्ड्स खुद से नफरत करने लगता है कि वह आर्थर को यह नहीं कह पाया कि वे उसे अब भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का पछतावा होता है कि काश आर्थर ने उन्हें यह सच्चाई कभी बताई ही न होती। अब वह खुद को एक हारा हुआ पिता महसूस करता है। वह हमेशा जानता था कि उसका बेटा दूसरों से अलग और अनोखा था, लेकिन यह स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसके अपने गर्व ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह खुद ही एक जीनियस बेटे का पालन पोषण कर रहा था। हर चीज आर्थर के अजीब होने की ओर इशारा करती थी। वह बचपन से ही अलग था, तलवारबाजी में असाधारण था और फिर एक शक्तिशाली मेज भी बन गया। इस बीच रेनिया रेनॉल्ड्स को बताती है कि आर्थर अब जा चुका है। यह सुनकर रेनॉल्ड्स चौंक जाता है कि रेनिया को आर्थर की पिछली जिंदगी के बारे में पहले से ही सब पता था। रेनिया को हमेशा इस बात का डर था कि आर्थर एक दिन यह सच बता देगा। उसने आर्थर को समझने के लिए बहुत कुछ बलिदान किया था। रेनॉल्ड्स सोचता है कि आर्थर अब बच्चा नहीं रहा, लेकिन रेनिया उसे एक बच्चा ही मानती है। आखिर उसकी उम्र के हिसाब से तो कोई भी आर्थर को बच्चा ही मानेगा। रेनिया फिर रेनॉल्ड्स से पूछती है कि क्या वह उसे एक ठंडी और निर्दयी मशीन समझता है।
रेनॉल्ड्स को समझ नहीं आता कि यह बात आर्थर से कैसे जुड़ी हुई है। रेनिया समझाती है कि रेनॉल्ड्स असल में आर्थर के सच बताने से डर रहा था, वह यह मानना ही नहीं चाहता था। अब वह सोच रहा है कि आर्थर ने आखिरकार यह सच बताया ही क्यों। रेनिया कहती है कि पुरुष अक्सर अपनी बुद्धि से इतने अंधे हो जाते हैं कि वे दिल की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह भावनाएं ही हैं जो उन्हें इंसान बनाती हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। रेनिया खुद नहीं जानती कि आर्थर के मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि आर्थर बहुत आगे बढ़ चुका है। यह कदम उसके लिए जरूरी था ताकि वह अपनी सीमाओं को तोड़ सके। रेनिया फिर रेनॉल्ड्स को एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देती है। यह विनम्स का आर्थर के परिवार के लिए एक उपहार था। जब रेनॉल्ड्स उसे खोलता है तो उसमें से एक प्यारा सा भालू बेर निकलता है। एली तुरंत ही उस भालू की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसे रखने की गुजारिश करती है। रेनॉल्ड्स को यह देखकर झटका लगता है कि उसकी बेटी अचानक वहां प्रकट हो गई, लेकिन वह कम से कम इस बात से खुश था कि यह उपहार अब एली को मिलेगा। एली इस छोटे से मर्डर मशीन भालू को बू नाम देती है क्योंकि इसकी आंखें हमेशा गुस्से में लगती हैं। एली अपने पिता को बताती है कि एलिस अब जाग चुकी है। अगले सीन में रेनॉल्ड्स एलिस से मिलने जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो कैसी है। वह कई घंटों से सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे यह पता चलता है कि आर्थर उन्हें छोड़कर जा चुका है, वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने आर्थर के साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन रेनॉल्ड्स मानते हैं कि उसने हालात के हिसाब से बिल्कुल सही किया। फिर भी एलिस को अफसोस होता है कि उसने अपने ही बेटे को बीमार कह दिया था। वह सच को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वह अपने पति की बाहों में रो रही थी। रेनॉल्ड्स भी समझते हैं कि एलिस की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल जायज थी, क्योंकि आर्थर की कहानी ही इतनी अजीब थी। लेकिन फिर एलिस खुद से सवाल करती है, क्या वह इतनी बुरी इंसान है कि उसने आर्थर को अपना बेटा मानने पर संदेह किया? रेनॉल्ड्स जानते हैं कि एलिस के शब्द गलत हैं, लेकिन वह खुद भी इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ महसूस करते हैं। एलिस ने अपने बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत कुछ सहा था। उसने आर्थर की देखभाल की थी, उसे जीवन के सही रास्ते सिखाए थे, लेकिन अब उसे पता चला कि यह पूरी कहानी झूठ थी। रेनॉल्ड्स इस समय खुद को मजबूत दिखाना चाहते थे ताकि एलिस उन पर भरोसा कर सके। एलिस फिर से माफी मांगती है और रेनॉल्ड्स उसे प्यार से अपने सीने से लगा लेते हैं। वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें बस समय चाहिए ताकि वे इस सच को स्वीकार कर सकें। आर्थर पहले से ही इस सच को जानता था, तभी उसने उन्हें बताया। एलिस को यह भी पता चलता है कि वे आर्थर को अब कई सालों तक नहीं देख पाएंगे। यह सोचकर वह और भी गहरे सवाल उठाने लगती है। अगर आर्थर ने बस उनके बेटे के शरीर को चुरा लिया तो असली आर्थर कैसा होता? रेनॉल्ड्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और एलिस को ऐसी बातों में न उलझने की सलाह देते हैं। लेकिन एलिस पूरी तरह से खो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहे थे कि उनका असली बेटा कैसा होता। रेनॉल्ड्स खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वह एलिस से चाहता है कि वह आर्थर को उसी रूप में स्वीकार करे, लेकिन एलिस यह कर नहीं पा रही। वह रेनॉल्ड्स को याद दिलाती है कि उन्होंने बातचीत के दौरान आर्थर को एक बार भी बेटा नहीं कहा। इसका मतलब है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं यह सच्चाई घर कर चुकी है कि आर्थर असल में उनका बेटा नहीं था। रेनॉल्ड्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे दोनों इस दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे सहने की आदत डाल लेंगे। सच्चाई यह भी थी कि वे 13 सालों से आर्थर के साथ जी रहे थे, उसके साथ हंसे थे, लड़े थे और अनगिनत यादें बनाई थी। यह रिश्ता सिर्फ खून या जन्म से नहीं बना था, बल्कि उन यादों से था जो उन्होंने एक साथ साझा की थी। रेनॉल्ड्स एलिस को याद दिलाते हैं कि आर्थर ने अपनी जान खतरे में डालकर शहर लौटने की कोशिश की थी। अगर उसे उनकी परवाह नहीं होती तो वह ऐसा कभी नहीं करता। वह चाहता था कि उसकी पत्नी यह समझे कि न तो वे बुरे माता पिता हैं और न ही क्रूर इंसान, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में समय लगेगा। एलिस अपने आंसू पोंछते हुए सोचती है कि वह कितनी बेकार लग रही होगी यूं रोते हुए, लेकिन रेनॉल्ड्स बस उसे पकड़कर उसके माथे पर एक हल्की सी किस कर देते हैं और कहते हैं कि वह अब भी उतनी ही खूबसूरत है। सच कहें तो इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। वे सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना? तभी एली अंदर आती है और अपनी माँ को अपने नए पालतू जानवर को दिखाने के लिए बुलाती है। एलिस को बू के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर इस पल में थोड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं और फिर से एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। अब देखते हैं कि आर्थर अपनी ओर कैसी हालत में है। आर्थर अब ओटस की धरती पर पहुंच चुका है, जो कि आसुरस का कॉन्टिनेंट है। यह जगह अंदर से बाहर तक बेहद खूबसूरत है। विनोम्स आर्थर का स्वागत इंड्रा क्लैन के किले में करते हैं, एक ऐसा निर्माण जो किसी और चीज से बिल्कुल अलग है। आर्थर जब अंदर जाता है तो उसे इथीरियल पॉन्ड दिखाई देता है, जो चारों तरफ अद्भुत सुंदरता से भरा हुआ था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि वहां सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड नहीं था। विनोम्स बताते हैं कि वे पहले से ही आर्थर पर नजर रख रहे थे, तब से जब उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा। अब सबसे जरूरी काम था लॉर्ड इंड्रा से मिलना। जैसे ही वे एक विशाल हॉल में कदम रखते हैं,
आर्थर की नजरें चारों तरफ फैली सोने की सजावट पर टिक जाती हैं। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह सिल्विया का असली घर है। आर्थर विनोम्स से पूछता है कि लॉर्ड इंड्रा से मिलने से पहले उसे कोई सलाह है क्या, लेकिन इस बार खुद विनोम्स भी अनिश्चित थे, क्योंकि यह स्थिति ही इतनी अनोखी थी। जब वे एक कमरे में पहुंचते हैं तो वहां दो इंसानों जैसे दिखने वाले लोग पहरेदारी कर रहे थे। वे विनम्स को एक एल्डर के रूप में पहचानते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने ह्यूमन बॉय को सही सलामत यहां पहुंचा दिया। अब वे लॉर्ड इंड्रा के कक्ष में पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और आर्थर उत्सुकता से अंदर जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, सर्वशक्तिमान शासक अपने सिंहासन पर आराम से बैठे दिखाई देते हैं। विनम्स तुरंत उनके सामने घुटनों के बल झुकते हैं और आर्थर भी सम्मान में झुक जाता है। शानदार शॉट आउट जाता है इन सुपर फैन मेंबर्स को। आर्यन ड्राइंग स्टूडियो, कार्तिक त्यागी, गोकू, अजय कुमार, सिक्योर व्यू, आप सबका सपोर्ट जबरदस्त है। इसी तरह बने रहो और मजा आता रहेगा।